नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले राजपाल सिंह सीरीज में हमारी साहित्य से संबंधित आप लोगों ने 7 से 8 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम फिर से साहित्य से संबंधित एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बीच हो सकता है आपके और इसमें वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि जो राजपाल सिंह सीरीज में हमारा साहित्य से संबंधित जो चैप्टर है उसको काफ़ी लंबा खींचा गया है। यानी कि टोटल ही इसमें ये कहें तो जितने भी हमारे अभी तक के लेखक रहे हैं उन सभी लेखकों का जिक्र इसमें देखने को मिल रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पर्टिकुलरली जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें उतने ही बता दिए जाए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप सीरियल वाइज जितने भी हमारे कवि या फिर कवियत्री आते हैं उन सभी की जीवनी बताइए, सभी की निबंध हैं, उपन्यास हैं, रचनाएँ हैं या फिर अन्य उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप सभी उन चीज़ों को बताया करें। तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ भी इसमें स्किप ना हो। बाकी जो आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर आपके 20 से 22 जो लेखक हैं, जो कवि या फिर कवित्रियाँ हैं, उनसे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो जैसे ही हमारी ये साहित्य ख़त्म होती है तो हिंदी की मैं अलग से एक ट्रिकी माध्यम से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को उपन्यासों को कैसे याद करना है, रचनाओं को कैसे याद करना है, साथ में याद कराते हुए मैं उस सीरीज़ को ख़त्म करूँगा, जिसमें पर डे की हमारी एक क्लास आएगी और 22 दिन में लगभग मैं आप लोगों के जितने भी वो कवि या फिर कवित्री से संबंधित उपन्यास, रचनाएं, उनकी कथाएं हैं, काव्य धाराएं हैं, जो भी हैं, उन सभी को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वही निबंध व निबंधकार जो हमारा चल रहा था। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नामवर सिंह जी के बारे में। नामवर सिंह जी एक निबंधकार के रूप में हमने इससे पहले देखा था। तो दोस्तों, वकलम खुद इनकी एक निबंध है। वाद विवाद संवाद इनकी एक निबंध देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें डॉक्टर नागेंद्र जी की, तो दोस्तों आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण जो निबंध हैं वो हमारे निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे बालमुकुंद गुप्त जी की, तो दोस्तों शिव शंभू का चिट्ठा और चिट्ठे के खत जो हमारे निबंध हैं ये बालमुकुंद गुप्त जी के देखने को मिलते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरिया जी की अगर बात करें तो कछुआ धर्म, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगलम के स्थान पर मंगल शब्द, न्याय घंटा, देवकुल, पुरानी पगड़ी, जय जमुना मैया की, मारेसी मोही, कुठाऊं और आत्मघात जो आपके निबंध हैं ये चंद्र शर्मा गुलेरिया जी के देखने को मिलते हैं। अब विशेष की बात कर रहा है तो देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। यानी कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनको हिंदी निबंध के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे तो भारतेंद्र युग को हिंदी निबंध का शैशवाकाल या निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग को हिंदी का निबंध का विकास काल एवं शुक्ल युग को हिंदी के निबंध काल का प्रौढ़ काल या फिर उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, जो द्विवेदी युग है उसको हिंदी निबंध का विकास काल एवं जो शुक्ल युग अब आपका आता है रामचंद्र शुक्ल वाला, तो रामचंद्र शुक्ल जो युग आता है उस युग को क्या कहता है, ये निबंध का प्रौढ़ काल, यानी कि उसका बुढ़ापा जो प्रौढ़ होता है तो उसका अंत काल के रूप में उसको जान रहा है, यानी कि उसको उत्कर्ष काल के रूप में भी संबोधित करा गया है। फिर अगर अब जीवनी पर अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, जीवनी पे उन सभी कवियों के हम बात करने वाले हैं कि उनके विषय क्या रहे हैं, लेखक कौन थी और उनकी जीवनी क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो मनुष्य साहित्य और जीवन दोनों का केंद्र है। मनुष्य क्या है, साहित्य और जीवन दोनों का ही केंद्र है, कह रहा है। जीवनी उसके लिए जीवन और व्यक्तित्व को समग्रतः व्यक्तिगत करने वाली साहित्य विद्या है। जीवनी के विषय में हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अर्थात जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन को उसकी संपूर्णता एवं व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जीवन का यह ब्यौरा स्वचारित व न होकर भी किसी अन्य द्वारा तटस्थ किया निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर लिखा जाता है। इस दृष्टि से यह आत्मकथा के विपरीत पर कथा है। अंग्रेजी भाषा में इसे बायोग्राफी कहा जाता है। हिंदी के प्रथम जीवनकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। दयानंद दिग्विजय 1881 इनके द्वारा रचित जीवनी है। अच्छा दोस्तों, हिंदी के जो प्रथम जीवनकार के रूप में माने जाते हैं तो हमारे गोपाल शर्मा शास्त्री जी को माना जाता है, कह रहा है, जिनके द्वारा दयानंद दिग्विजय जो 1881 में सबसे पहले रचित जीवनी के आधार पर मानी जाती है। कमल का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा कमल का सिपाही है ये हमारा
हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है करके बता रहा है। अब देखेंगे कि जो जीवनी है और जो लेखक हैं और जो विषय हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो 200 वैष्णव की वार्ता जो जीवनी है, इसके लेखक हमारे गोकुल नाथ जी हैं। विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा ये देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें तो 84 वैष्णव की वार्ता 1568 में, ये भी हमारे गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी जाती है और इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अगर बात करेंगे भक्तमाल जो जीवनी है, ये आपकी नाभादास के द्वारा लिखा गया है। इसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, अकाल पुरुष गांधी जो 1968 में लिखी गई जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा, और महात्मा गांधी 1919 में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी जाती है, जो जीवनी उनके ऊपर लिखी गई है। अब उसके बाद बापू की बात करें तो 1940 में ये घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा, बापू यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर ही ये भी लिखी गई है। और मेरे जीवन में गांधी जी 1975 में घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। फिर देखेंगे तो महात्मा गांधी 1939 में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज के द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। महात्मा गांधी 1940 ज्योति प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई एक जीवनी के रूप में देखने को मिलती है। अच्छा, श्री गांधी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई ये जीवनी देखने को मिलती है। बापू के कारावास की जो कहानी है, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई 1949 की एक जीवनी है। फिर देखिएगा मनीषी की लोक यात्रा यानी कि भगवती प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, और कविराज गोपीनाथ की जो जीवनी है उस पर ये लगभग निर्भर करती है। फिर देखिएगा कमल का सिपाही जो है वो अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र जी के द्वारा लिखी गई है, जो आपकी प्रेमचंद्र की जीवनी के आधारित जो कमल की सिपाही है ये देखने को कलम की सिपाही देखने को मिलती है। फिर अगर देखेंगे तो कलम का मजदूर जो है ये 1964 की है, मदन गोपाल जी के द्वारा लिखी गई है, और एक कलम का जो मजदूर है ये भी हमारे प्रेमचंद्र जी को ही कहा जाता था। आवारा मसीहा 1974 में लिखी गई है, जो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी जाती है। शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित यह हमारी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा प्रेमचंद्र घर में जो जीवनी है ये शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की, जो प्रेमचंद्र जी थे हमारे, उनकी पत्नी के द्वारा लिखी जाती है और प्रेमचंद्र की जीवनी पे ये आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हमारे वज्ररत्न दास द्वारा लिखी जाती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी पर आधारित है। अगर फिर बात करेंगे शिखर से सागर तक जो है ये रामकमल रॉय जी के द्वारा लिखी जाती है, अज्ञेय की जीवनी इस पर आधारित है। वहीं अगर बात करेंगे व्योमकेश दरवेश जी के द्वारा, व्योमकेश दरवेश 2011 में लिखी जाती है विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी इस पर आधारित है। वहीं अगर बात करेंगे योग्या सन्यासी विवेकानंद तो हंसराज रहवर जी के द्वारा लिखी जाती है। चैतन्य महाप्रभु 1975 में अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखी जाती है, और निराला की साहित्य साधना 1969 रामविलास शर्मा जी के द्वारा निराला जी की जीवनी पर आधारित ये देखने को मिलती है। अगर अग्नि सेतु की बात करें तो 1976 में ये लिखी जाती है विष्णुचंद्र शर्मा जी के द्वारा, जो निरुजल इस्लाम की जीवनी पर ये देखने को मिलती है। वहीं वट वृक्ष की छाया में 2006 में जिसको लिखा जाता है मुकुट नागर अमृतलाल नागर के पुत्र के द्वारा, और अमृतलाल नागर की जीवनी पर यह आधारित है। बाबूजी जो है ये 1991 का है, शोभाकांत जी के द्वारा लिखी जाती है, और नागार्जुन जी की जीवनी पर यह आधारित है। वहीं बात करेंगे मुक्तिबोध की जीवनी तो दोस्तों विष्णुचंद्र गुलेरिया जी द्वारा लिखी जाती है, और मुक्तिबोध की जीवनी पर यह आधारित है। कार्ल मार्क्स अगर देखें तो 1954 में ये लिखी जाती है और राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा एक कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी जाती है। अच्छा, मंटो जिंदा है ये जो आत्मकथा है, या फिर इसकी जो मंटो कथा जो जीवनी है, ये हमारे नरेंद्र मोहन जी द्वारा लिखी जाती है। अब देखिएगा हम बात करने वाले हैं आत्मकथा पे। तो आत्मकथा सबसे पहले है क्या, उस पर चर्चा करते हैं। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा। जिस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं ही अपना जीवन वृत्त प्रस्तुत करे उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने विषय में लिखे गए संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप ही आत्मकथा है। कुछ विद्वान इसे आत्मचरित्र या फिर आत्मचरित भी कहते हैं। बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित अर्धकथनातक 1941 ईस्वी को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। यह प्रथम पद्मात्मक आत्मकथा है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, जो बनवारी दास जी हैं हमारे, बनवारी दास जैन जी, इनके द्वारा ब्रजभाषा में रचित जो अर्धकथानक हमारी 1941 ईस्वी में लिखी जाती है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा उसको मानते हैं। यह प्रथम पद्यात्मक आत्मकथा है के रूप में इसको देखा गया है। अब देखिएगा आत्मकथा एवं उनके लेखकों को देखा जाए तो आत्मकथा जो जिनने स्वयं के लिए
कुछ चीज़ें लिखी हैं, स्वयं के बारे में कुछ चीज़ें जो बताई हैं वही हमारी आत्मकथा कहलाती हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस तरीके से उसका प्रयोग किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1876 में ये लिखी जाती है। विशेष यह प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा है। यादों की जो बारात है, इसके लेखक हमारे जोश महिलावादी के रूप में जाने जाते हैं। अस्ति और भवती 2014 की आत्मकथा है, जो हमारे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी द्वारा लिखी जाती है। एक कहानी यह भी 2008 में मन्नू भंडारी जी के द्वारा यह आत्मकथा लिखी जाती है। और अर्धकथा 1998 की, जो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा देखने को मिलती है। निज वृत्तांत 1901 की देखने को मिलती है। इसके जो लेखक हैं ये अंबिका दत्त व्यास जी देखने को मिलते हैं। मेरी आत्मकहानी 1941 श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये लिखी जाती है। गालिब छूटी शराब 2004 की जो ये आत्मकथा है, ये रविंद्र कालिया जी के द्वारा लिखी जाती है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस बसु जी के द्वारा देखने को मिलते हैं। और आत्मनिरीक्षण 1957 में सेठ गोविंद दास जी के द्वारा ये आत्मकथा लिखी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ये आत्मकथा लिखी जाती है। और नीड का निर्माण फिर 1970 में हरिवंश राय जी बच्चन जी के द्वारा ये आत्मकथा देखने को मिलती है। बसरे दूर 1977 ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की देखने को मिलती है। 10 द्वार के सोपान तक 1985 की, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे यौवन के द्वार पर 1970 की, देवराज उपाध्याय जी द्वारा यह लिखी जाती है। बचपन के 2 दिन 1958 में देवराज उपाध्याय जी द्वारा ये भी लिखी जाती है। अपने अपने पिंजरे 1955 में मोहनदास नैमिसाराय द्वारा ये आत्मकथा लिखी जाती है। विशेष अगर देखें तो यह हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। और जूठन जो आपकी आत्मकथा है, ये 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी जाती है। तिरस्कृत 2002 में आती है, जो सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखी जाती है। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे संतप्त की, अगर बात करें तो 2006 में ये आती है, जो सूरजपाल चौहान जी के द्वारा है, इसको लिखी जाती है। मेरी असफलताएं 1946 में बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और वहीं अगर बात करेंगे तो मणिकर्णिका 2014 की है, जो तुलसीराम के द्वारा लिखी जाती है। मुर्दिहिया 2010 में ये भी तुलसीराम जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। रसीदी टिकट 1976 में अमृता प्रतिम जी द्वारा लिखी गई ये हमारी एक आत्मकथा देखने को मिलती है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 में राजेंद्र यादव जी द्वारा ये अपनी एक आत्मकथा लिखी जाती है। देहरी भई विदेश 2005 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1946 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई क्या है, एक आत्मकथा के रूप में देखने को मिलती है। फिर व्रजारक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। सिंहावलोकन 3 भागों में क्रमशः यशपाल जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा देखने को मिलती है, जो 3 भागों में एक पहली लिखी गई, पहली भाग जो था वो 1951 में, दूसरा भाग 1952 में, और तीसरा भाग जो है वो 1955 में इसका प्रकाशित होने को देखने को मिलता है। फिर देखेंगे टुकड़े टुकड़े दास्तान भी टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 की देखने को मिलती है, जो अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। फिर देखिएगा सहचर है समय 1991 की, जो राम दशरथ मिश्र जी के द्वारा लिखी जाती है। फुर्सत के दिन 2000 में यह लिखी जाती है, जो राम दशरथ मिश्र जी के द्वारा ही लिखी जाती है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की है, जो मैत्री पुष्पा द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। घर की बात 1983 डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी जाती है। अपनी खबर 1960 पांडे वैजन शर्मा उग्र जी द्वारा लिखी गई अपनी एक आत्मकथा के रूप में देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे कुछ अन्य उन लेखकों की, तो देखिएगा अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी जाती है, जो 3 भागों में 1996 में इसको प्रकाशित किया जाता है। मेरा जीवन प्रयास जो 1948 का है, ये वियोगी हरि जी के द्वारा देखने को मिलती है। अन्या से अनन्या 2007 में लिखी गई एक आत्मकथा है, जो हमारे प्रभा खेतान जी के द्वारा लिखी जाती है। वहीं अगर हाथ से देखें तो 2005 में रमणिका गुप्ता जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा के रूप में देखने को मिलती है। अगर सुना हूँ तात, यह अथक कहानी 1998 में शिवानी जी के द्वारा लिखी जाती है। वहीं अगर बात करें गुड़िया 2008 में मैत्री पुष्पा द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा देखने को मिलती है। मैं भंगी हूँ 1981 में भगवान दास जी द्वारा लिखी गई क्या है, आत्मकथा के रूप में देखने को मिलती है। अगर विशेष देखें तो कुछ विद्वान इसे हिंदी का प्रथम दलित कथा मानते हैं। अब कुछ जो मैं भंगी हूँ को हिंदी के कुछ ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी के प्रथम दलित कथा के रूप में भी देखने को मिलते हैं, कहता है।
अगर देखेंगे तो झोपड़ी से राजभवन 2002 में ये माता प्रसाद द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 2015 में अगर देखें तो ये 2015 में जो प्रकाशित होती है ये अब्दुल कलाम की देखने को मिलती है। मेरी जीवन यात्रा काफ़ी फेमस ये आत्मकथा देखने को मिलती है। आज के अतीत 2003 की आत्मकथा देखने को मिलती है जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी जाती है। मैं अपने या फिर जो मैंने जिया 1992 में ये आती है जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखी जाती है। यादों का चिराग 1997 ये भी कमलेश्वर जी की ही है। और जलती हुई नदी 1999 ये भी हमारे कमलेश जी की ही अपनी आत्मकथा देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे कहीं ना जाए न कहिए 2001 की जो आत्मकथा है ये भगवती चरण वर्मा जी की देखने को मिलती है। आत्म परिचय की बात करेंगे तो 1988 फणीश्वर नाथ रेणु जी की आत्मकथा देखने को मिलती है। सत्यमेव जयते 1984 की है जो देवकी नंदन प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। आत्मा विभक्ति 1983 की एक आत्मकथा है जो ठाकुर जगमोहन सिंह जी के द्वारा देखने को मिलती है। अब निराला की आत्मकथा की अगर बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये लिखी जाती है। और वहीं अगर बात करेंगे अपनी कहानी 1970 जो वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई अपनी कहानी 1970 में प्रकाशित करी जाती है। फिर देखिएगा मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है ये 1984 में निकलती है। विष्णुचंद्र शर्मा जी ने मुक्तिबोध की अपनी कथा नामक जो ये आत्मकथा है इसको लिखा है। और तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा जो 1989 की है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अपनी एक आत्मकथा देखने को मिलती है। फिर देखिएगा दोस्तों अगर रेखा चित्र की अगर बात करें तो रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के शब्द स्केच का हिंदी पर्याय है। रामवृक्ष बेनपुरी जी इसे शब्द चित्र कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं साफ कह दूं ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं, ये चलते चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है रेखाओं से अंकित चित्र यानी कि ड्राइंग। रेखा चित्र के लिए हिंदी में व्यक्ति चित्र शब्द चित्र एवं व्यक्ति चित्रलेख आदि नामों से उल्लेख मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम शब्दों में मर्मस्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव चित्रण है। उसका विषय तो निश्चित ही एकात्मक है, उसमें एक व्यक्ति एक वस्तु की उदृष्टि रहती है। हिंदी में रेखाचित्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहानियों में हुआ है। द्विवेदी युग में एक स्वतंत्र विद्या के रूप में रेखाचित्र का विकास हुआ। पद्म सिंह शर्मा की रचना पद्म पराग 1929 में जो निकलती है से हिंदी रेखाचित्र का विकास हुआ है और इसे रेखाचित्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों रेखाचित्र के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है तो पद्म सिंह शर्मा जी को हमारे रेखाचित्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है ऐसा कहता है। फिर देखिएगा अगर देखें तो कुछ जो हमारे रेखाचित्र वाले जो व्यक्ति हैं जो लेखक हैं उनके बारे में यदि अगर डिस्कस तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के विद्वान महादेवी वर्मा जी के बारे में जो लेखिका हमारे देखने को मिलती हैं। अतीत के चलचित्र 1940 में इनकी आती है। स्मृति की रेखाएं 1943 में, मेरा परिवार 1972 में और पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में इनकी कुछ रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। जिसमें से अतीत के चलचित्र जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएँ पूछी गया है और पथ के जो साथी हैं ये लगभग ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। फिर अगर बात करेंगे हम रामवृक्ष बेनपुरी जी की तो माटी की मूर्तें 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और मीत के पत्थर। इसमें से माटी की सूरतें हैं गेहूं और गुलाब, लाल तारा ये तीनों ही रामवृक्ष बेनपुरी की पूछी गई हमारी रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा देवेंद्र सत्यार्थी जी की कुछ जो हमारी रेखाचित्र हैं अगर उनको देखें तो रेखाएं बोल उठे 1949 में इनकी आती है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी को अगर देखेंगे तो हमारे आराध्य 1952, रेखाचित्र 1952, सेतुबंध 1952 ये इनके देखने को मिलती हैं। शिव पूजन सहाय जी की वे दिन वे लोग 1965 की रेखाचित्र देखने को मिलती है। कन्हैया लाल मिश्र जी की अगर देखें तो नई पीढ़ी नए विचार 1950 की इनकी रेखाचित्र देखने को मिलती है। वहीं जिंदगी मुस्कुराई 1954 की, माटी हो गई सेना 1957 की, दीप जले शंख बजे 1958 की और क्षण बोले कण मुस्कुराए 1963 की, बाजे पारिया के घुंघरू भूले हुए चेहरे जो हमारे रेखाचित्र हैं ये हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा प्रकाश चंद्र गुप्त जी की अगर बात करेंगे तो रेखाचित्र 1940, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच और 1947 में ये इनकी आती है मिट्टी के पुतले। फिर देखिएगा श्री राम शर्मा जी की अगर बात करें तो शिकार 1936 में, बोलती प्रतिमा 1937 में, प्राणों का सौदा 1939 में और जंगल के जीव 1949, वे जीत कैसे हैं 1957 की इनकी रेखाचित्र देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे हम उपेंद्र
नाथ अस्क जी की तो रेखाएं और चित्र 1955 में इनकी आती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की समय की पाँव 1962 की देखने को मिलती है। हरिवंश राय बच्चन जी की नई पुरानी झरोखे 1962 की देखने को मिलती है। और शांति प्रिय द्विवेदी जी की स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 की ये रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। कृष्णा सोपती जी की अगर बात करें तो हम हशमत भाग 1 1977 में, हम हशमत भाग 2 2005 में, और डॉक्टर नगेंद्र जी की चेतना के जो बिंब है ये 1967 के रेखाचित्र देखने को मिलते हैं। विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 की ये रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। और स्वयं प्रकाश जी की हम सफ़रनामा 2016 की रेखाचित्र देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे डॉक्टर पद्मजा शर्मा की तो हंसो न तारा 2017 की रेखाचित्र देखने को मिलती है। और सत्यवती मल्लिक जी की अमित रेखाएं 1951 की रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा कैलाशनाथ काटजू जी के मैं भूल नहीं सकता 1955 की कुछ रेखाचित्र देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे एकांकी पे, और एकांकी पे जो कुछ लेखक हैं उनके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, जो एकांकीकार जिनको कहा जाता है, और उनकी जो एकांकी है उनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।